Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. And taking advantage of these online classes, we tried to teach you by these online classes to overcome the loss that we are facing these days due to lockdown. And students, we were learning the chapter number 9 of chemistry, which is the chapter number 1 in 10th class of our book, which name is chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था और फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डिटेल की तरफ आए थे कि उसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस करते हैं। तो आज भी हमने लेक्चर का स्टार्ट रिवर्सिबल रिएक्शन से ही करना है ताकि पीछे से कुछ हमारी रिवीजन भी हो जाए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट बैक। मींस के जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वही प्रोडक्ट वापस कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन मूव करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है और वो दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इसके अंदर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा स्टेप होता है रिवर्स रिएक्शन, जिसके अंदर वही फॉरवर्ड रिएक्शन बैक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, यानी कि प्रोडक्ट किसके अंदर चेंज होते हैं? रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन के दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का नेम देते हैं। इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है वो इक्वल से लिख रहा है और इसमें बराबरी का ही कॉन्सेप्ट है। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट पर टेक प्लेस कर रहे हैं। मींस के दोनों की स्पीड इक्वल है, मींस के जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब उस टाइम पर जब केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो जाता है तो उस टाइम पर जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की, मींस के उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन आयोडाइड वाली ही एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जितनी है उतना ही उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड है। मींस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहती है, या फिर जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो सेम रहती है। और ये कब होता है? जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमने इक्विलिब्रियम की बात की है तो इक्विलिब्रियम भी हमारे पास दो तरह से होता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनेमिक साकिन और हरकत से निकले हैं। साकिन के लिए हम स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि रुका हुआ, और डायनेमिक के लिए हम लोग मूविंग से के सेंस में इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो चीज़ अभी चल रही है। तो इनके नेम से हम इनको यूँ डिफ़ाइन करते हैं। जैसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। सीजेस का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, यानी कि जब रिएक्शन चलना बंद कर दे या रिएक्शन
रुक जाए, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ बिल्कुल साकिन खड़ी है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं हो रही, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो फिर वो क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। मीन्स कि उसके ऊपर सारा का सारा कुछ जो भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो सब कुछ बराबर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक चेयर को देखें, अगर एक चेयर फ्लोर पर पड़ी हुई है, ज़मीन पर एक चेयर पड़ी है, और तो आप उस पर, उसके अंदर आप कोई भी हरकत नहीं देखते। आप जब तक उसको खुद नहीं मूव करेंगे वो अपनी जगह से मूव नहीं करती। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर अर्थ जितनी फोर्स लगा रही है उतनी ही फोर्स उसके ऊपर से लग रही है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा, और उसके अंदर जो भी रिएक्शन है वो सीज हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिनास के अंदर होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल फिनोमिना के लिए हम ज़्यादातर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स जो सी होती हैं वो खड़ी रहती हैं गिरने की बजाय, बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं, बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है वो खड़ी है, वो गिरती नहीं है, वो सिंपल खड़ी है। उसकी रीज़न यह है कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं। तराजू के अगर हम दोनों पल्लड़ों के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर बराबर का वज़न डालते हैं तो उसके अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो बैलेंस की एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि वेट बैलेंस के अंदर आपको पता है दो साइड्स होती हैं, एक साइड पर वेट रखा जाता है और दूसरी साइड पर जिस चीज़ को हम माप रहे होते हैं वो चीज़ रखी जाती है। तो वो जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, उसकी जो ऊपर वाली लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है, दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने दूसरी पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, वो थी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोस्टली होता है फिजिकल फिनोमिनास के अंदर। ठीक है। तो डायनामिक केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोग ज़्यादातर डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन आगे मूव नहीं करता, रिएक्शन रुक जाता है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, सिर्फ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखें, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रुक नहीं जाते, वो टेक प्लेस कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही वहाँ पर अकर हो रहे हैं, दोनों ही रिएक्शंस प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन क्या है, दोनों बराबर हो गए हैं। सिंपल हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो उस टाइम पर देखने में ऐसा ही लगेगा कि रिएक्शन मिक्सचर का अगर हम देख रहे हैं, उसकी हम कंपोजिशन देख रहे हैं तो वो भी हमें सेम ही मिलेगी, क्योंकि जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो उसके अंदर रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चल रहा होता है। सिर्फ ये होता है कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डायनामिक का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि वो अभी भी जारी है, चल रहा है। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर या हम जब केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस को या केमिकल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ओके। डायनामिक इक्विलिब्रियम
मोस्टली अब हमने दो तरह के रिएक्शन डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किए थे रिवर्सिबल रिएक्शन और एक हमने डिस्कस किए थे इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जब इरिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वो तो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, उसको अपने आप को दूसरी चीज़ के इक्वल करने के लिए उसके पास दूसरी डायरेक्शन है ही नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। और कब एग्जिस्ट करती है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। अब कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं या सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो जाएं। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब क्या होता है? जितने रिएक्टेंट बन रहे होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से पहले ही हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाती है। इसी चीज़ को एक ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ग्राफ के। इसमें वाई एक्सिस पर लिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पर लिया गया है टाइम को मिनट्स के अंदर लिया है इन्होंने। अच्छा, अब आप देखें जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है। उनके अंदर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगी ना। तो स्टार्टिंग के अंदर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनती जाएंगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा। अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होगी। वक्त गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनती गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लग गई। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो हो जाता है। तो इसको ग्राफिकली हम यूँ शो कर सकते हैं कि पहले वो ज़्यादा था और ज़्यादा से वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर कम हो रहा है। ओके, सो हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रेट है वो कम हो जाता है। अब अगर हम करें रिवर्स रिएक्शन की बात, रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो से होते हैं वो कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट के अंदर रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिएक्टेंट कंबाइन करते गए, प्रोडक्ट बनते गए। अब जब प्रोडक्ट बनते गए तो फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो सकते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद ही रिएक्टेंट के अंदर चेंज होंगे ना। जब प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट के अंदर चेंज होना स्टार्ट किया तो वहाँ पर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ वो तेज़ हो जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन जो है नीचे से ऊपर को जाता है, यानी कि ज़ीरो से बढ़ता जाता है। तो हम ये बात करते हैं कि रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रिएक्शन का जो रिवर्स रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, मीन्स के रिएक्टेंट से जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट पर जहाँ पर दोनों लाइंस मिल रही हैं उसके बाद ये सीधी ही मूव करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ पर आकर बराबर हो गए हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे का बराबर हो जाते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से शो करें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है H2 एंड I2 जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में ऐसा होगा, हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं होते। फिर जब थोड़ा टाइम गुजरता है रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज होना शुरू कर देते हैं? प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गए तो फिर यही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं? रिएक्टेंट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, और जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हमने इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन डिस्कस किए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट जो से होते हैं वो कंबाइन करके प्रोडक्ट देते हैं, और रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या देते हैं, रिएक्टेंट देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करता है लेफ्ट से राइट, और रिवर्स रिएक्शन मूव करता है राइट टू लेफ्ट, मीन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं ना। इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड होता है या रिवर्स होता है, फॉरवर्ड होता है ना। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो होता है, ठीक है। और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो स्टार्ट में तो हमारे पास प्रोडक्ट होती नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन तो तभी टेक प्लेस करेगा जब प्रोडक्ट किस में चेंज होंगे, रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्टेंट में चेंज होंगे ना। इसलिए बिगनिंग के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते जाते हैं, ठीक है। और जो रिवर्स रिएक्शन है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होते जाते हैं। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम सिंगल हेडेड एरो, सिंपल एरो से शो करते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं इनको हम लोग डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमने यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर दो स्टेप्स थे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। जब वो दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की जौन सी पॉसिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है एन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द क्लोज सिस्टम। अब ये इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ताकि कोई भी सब्सटेंस लीव ना कर सके। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड वाली एग्जांपल पढ़ी थी, जिसके अंदर जब हम लोगों ने ओपन वेसल लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस थी, वो उड़ गई थी, उसके अंदर से इवॉल्व हो गई थी। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से इवॉल्व ना करे तो फिर ही उसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो सकता है। और वो कब हुआ था, जब हमने क्या लिया था, क्लोज्ड सिस्टम लिया था, क्लोज्ड वेसल ली थी। तो इक्विलिब्रियम जो सी है डायनामिक इक्विलिब्रियम वो क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव अच्छी होती है और ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन रुक नहीं जाता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं लेकिन सेम रेट पर हो रहे होते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहे होते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहते हैं लेकिन सेम रेट पर और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो सी होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो उनकी अमाउंट चेंज नहीं होती, उतनी ही रहती है। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनका कलर, उनकी डेंसिटी भी सेम रहती है। इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं। अगर हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया था हाइड्रोजन और आयोडाइड के दरमियान में, और थोड़े टाइम के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। फिर थोड़े टाइम के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड ने रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट किया, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करना स्टार्ट किया, तो वो किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन और आयोडाइड के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन के अंदर अटेन कर सकते हैं, बेशक हम लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग कहीं किसी भी पॉइंट पर डिस्टर्ब कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा से भी अटेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर की, जो भी हम कंडीशन यूज़ करते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
अब इस बात का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंसंट्रेशन से समझाऊं, हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन ली, 2 ग्राम आयोडीन ली, उससे फॉर एग्जांपल 2 ग्राम ही हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही थी। ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया हमारा। अब हम अगर इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें से उसके अंदर आप 1 ग्राम आयोडीन और डाल दें तो उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई। जब कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको वापस अचीव करना है तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आप उसमें से आयोडीन बाहर निकाल लें तो क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास वापस आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और वापस गेन भी कर सकते हैं। किस किस चीज़ को चेंज करके, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके। तो ये सारी डिस्कशन थी डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो फिर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस करना है और माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी आपने अच्छे से याद करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी आता है। ओके, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में डिफरेंस आपने अच्छे से याद करना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो एज ए टास्क आपने परफॉर्म करना है, मतलब आपने मुझे इसका आंसर देना है ग्रुप के अंदर कि क्या हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज कर सकते हैं। मींस के कोई हम ऐसी पॉसिबिलिटी ला सकते हैं कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहें। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, ये आपने बताना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।